अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको अपना हाथ ऊपर उठाने में, कंधे में दर्द होता है, कपड़े पहनने में तकलीफ होती है, बाल बनाने में मसला होता है या आपको हाथ पीछे ले जाना इम्पॉसिबल है, तो इसका मतलब है कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। आई एम डॉक्टर वर्दा इकबाल, अ क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कंधा जाम क्या है, कंधा जाम यानी फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है और फिजियोथेरेपी से इसका इलाज मुमकिन है। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि व्हाट इज फ्रोजन शोल्डर, कंधा जाम आखिर क्या है। कंधा जाम में बेसिकली क्या होता है कि आपके शोल्डर के अराउंड एक कैप्सूल होता है। जब वो कैप्सूल ठीक हो जाता है और उसमें इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके कंधे में पेन रहने लग जाता है और आपको हाथ ऊपर उठाने में तकलीफ होती है और आपका शोल्डर जॉइंट की जो मूवमेंट्स हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं, यानी कि आप प्रॉपरली अपने कंधे को मूव नहीं कर पाते। जब भी आप मूव करते हैं तो आपको दर्द होता है। मेडिकली फ्रोजन शोल्डर को हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। हमारा अगला सवाल ये है कि कंधा जाम क्यों होता है। कंधा जाम होने की यानी फ्रोजन शोल्डर की बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, उसमें मैं कुछ बेसिक रीजंस आपसे डिस्कस करती हूँ। इसकी सबसे पहली रीज़न है डायबिटीज़। डायबिटीज़ इसकी सबसे अहम और बहुत बड़ी रीज़न है। जब भी किसी पेशेंट की डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहती है, यानी कि उसका अपनी डायबिटीज़ पे कंट्रोल नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो फ्रोजन शोल्डर के हायर रिस्क पर है। फ्रोजन शोल्डर की दूसरी वजह कोई प्रीवियस शोल्डर इंजरी हो सकती है, यानी कि आपको माजी में कोई शोल्डर में मसला रहा हो तो उसकी वजह से भी इन फ्यूचर आपको फ्रोजन शोल्डर का मसला हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर की तीसरी वजह लॉन्ग टर्म इमोबिलिटी है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी को बाजू में फ्रैक्चर हुआ है और उसकी वजह से उसको प्लस्तर लग गया 2-2.5 महीनों के लिए और वो अपने बाजू को स्टिल इस तरह से रखता है, अपने शोल्डर को भी मूव नहीं करता, तो ऐसे पेशेंट को भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज को हम फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं। फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट के शोल्डर के अराउंड पेन बहुत ज़्यादा होता है, वो मूवमेंट कर सकता है, लेकिन जब भी वो मूवमेंट करता है तो उसका पेन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर की दूसरी स्टेज को हम फ्रोजन स्टेज कहते हैं। फ्रोजन स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट को पेन तो रहता ही है, लेकिन पेन के साथ उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है, यानी कि पेशेंट जब भी अपने कंधे को मूव करेगा तो उसकी शोल्डर लिमिटेड होगा, वो बहुत कम मूव कर सकेगा और पेशेंट इस स्टेज के अंदर पेशेंट का एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, यानी वो अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पाते। तीसरी स्टेज को हम थॉइंग स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज में पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, यानी कि पेशेंट की जो शोल्डर की रेंज है वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होने लग जाती है, लेकिन ये एक स्लो मैनर होता है, यानी कि बहुत स्लोली स्लोली जो है वो पेशेंट रिकवरी की तरफ जा रहा होता है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। जब भी किसी के कंधे में दर्द होगा तो क्या हर शोल्डर का पेन फ्रोजन शोल्डर है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर कंधे का दर्द फ्रोजन शोल्डर नहीं होता। कंधे में और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से दर्द हो सकता है, जिसमें शोल्डर इम्पिंजमेंट है, रोटेटर कफ टेंडनाइटिस है या नेक की कोई मसला है, नेक की वजह से भी शोल्डर में पेन आता है, तो इन रीजंस की वजह से भी कंधे में दर्द होता है। तो इसीलिए हर कंधे का दर्द फ्रोजन शोल्डर नहीं है। जब भी किसी के कंधे में दर्द है तो आप प्रॉपर उसकी असेसमेंट करवाएं और उसके बाद उसकी फिजियोथेरेपी करवाएं। ये किसी पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर होता है तो उनके जहन में ये सवाल आता है कि हमें ये कंधा जाम क्यों हो गया है, इसके पीछे मतलब कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से हमें कंधा जाम हुआ है। तो कंधा जाम की सबसे बड़ी वजह डायबिटीज है। तो अगर आपने कंधा जाम से बचना है तो आपने क्या करना है कि अपनी जो भी डायबिटिक पेशेंट है अपनी शुगर का कंट्रोल रखना है। अगर आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखेंगे, जो भी आपकी मेडिकेशन है या इंसुलिन का यूज करते हैं, अगर प्रॉपरली उसको करेंगे, HbA1c का टेस्ट करवाते रहेंगे और अपनी शुगर को भी मॉनिटर करते रहेंगे, तो आप कंधा जाम से बच सकते हैं। ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पे करके अपने फ्रोजन शोल्डर को रिकवर कर सकते हैं? आइए इन एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज को हम पेंडुलम एक्सरसाइजेस कहते हैं। पेंडुलम एक्सरसाइजेस में आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैं डंबल का यूज कर रही हूँ। डंबल के साथ किसी भी टेबल की सपोर्ट से आप खड़े हो जाएंगे और जोन सा भी आपका अफेक्टेड आर्म है उसमें आपने डंबल को कैरी कर लेना है और थोड़ा सा झुक के टू एंड फ्रो आगे पीछे मूवमेंट करनी है। इस तरीके से आपका शोल्डर काफी हद तक खुलेगा। आपके पास डंबल मौजूद नहीं है तो आप घर में कोई भी वाटर बोतल का यूज कर सकते हैं। कोई पानी की बोतल को आपने पानी से भर लेना है और फिर आप उसका यूज करेंगे टेबल की सपोर्ट से पकड़ के एंड टू एंड फ्रो अनलिमिटेड मूवमेंट करेंगे, जितना आप इजीली कर सकते हैं, पेन फ्री मूवमेंट, कि आपको पेन भी ना हो और आप जितना इसको मूव कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपने इसी तरह पानी की बोतल के साथ ही एक्सरसाइज करनी है कि आपने शोल्डर की सपोर्ट के साथ इस वाटर बोतल को गोल गोल घुमाना है इस तरीके से, यानी कि इसमें हम शोल्डर की सरकमडक्शन करते हैं। पहले हम इसको क्लॉकवाइज करेंगे एंड देन हम इसको
ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इस मूवमेंट को करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज को हम फिंगर लैडर एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें आपने क्या करना है, आप घर में किसी दीवार या दरवाजे दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जो आपका फ्रैक्चर्ड शोल्डर है उसको सीधा इस तरीके से रखना है और उंगलियों को जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाना है। और ये एक्सरसाइज करते हुए ये ख्याल रहे कि आपकी एल्बो बेंड ना हो। अगर आप बेंड एल्बो के साथ करेंगे तो आपका एक्सरसाइज का गलत हो जाएगी। आपने अपनी एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और फिर इस तरीके से ऊपर लेकर जाना है, इसी तरह वापस लेकर आना है। ये जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे भी आपका जो फ्रैक्चर्ड शोल्डर है वो काफ़ी, उसमें पेन भी कम होगी और उसकी रेंज ऑफ मोशन गेन होगी। फोर्थ एक्सरसाइज को हम टॉवल स्ट्रेच कहते हैं। इसमें आपने क्या करना है, आप घर में किसी दुपट्टे का यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ थेरा बैंड का इस्तेमाल करी। आपका अफेक्टेड आर्म नीचे की तरफ हो और अनअफेक्टेड ऊपर की तरफ हो और आपने इसकी मदद से इसको ऊपर की तरफ खींचना है और ये मूवमेंट गेन करने की कोशिश करनी है। ये एक्सरसाइज उन तमाम लोगों के लिए बेस्ट है जिनका बाजू पीछे की तरफ ले जाने में तकलीफ होती है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप 15 से 20 रेपिटेशन जब घर में करेंगे तो आपका ये मूवमेंट गेन हो जाएगी। नेक्स्ट, आप अपने शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन गेन करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप सिंपली किसी दीवार के साथ या दरवाजे के साथ अपने हाथ को ऐसे रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे। पहले आपने आपने इसमें दो तरह की मूवमेंट करनी है, हाथ को ऊपर लेके जाना है और हाथ को नीचे लेके आना है। और इसी तरीके से आपने साइड टू साइड ये वाली मूवमेंट करनी है। ये मूवमेंट भी आप 15 टू 20 रेपिटेशन के साथ करेंगे तो आपका शोल्डर काफ़ी हद तक बेहतर होगा। लास्ट एक्सरसाइज को हम आर्म सर्कल्स कहते हैं। इसमें आपने क्या करना है कि अपने फ्रैक्चर्ड शोल्डर के अराउंड इस तरीके से हाथ को फिक्स करना है और इस तरीके से कंधे को आहिस्ता आहिस्ता जितना आप ले जा सकें पेन फ्री रेंज के अंदर आपने इसको मूव करना है। इस एक्सरसाइज को आप 20 से 25 दफ़ा जब घर में करेंगे तो इससे भी आपका शोल्डर काफ़ी हद तक, शोल्डर में पेन भी कम होगा, आपकी रेंज भी गेन होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि पेशेंट ऐसी कौन सी गलती करते हैं जब भी उन्हें फ्रोजन शोल्डर होता है। जब किसी को फ्रोजन शोल्डर होता है तो पेशेंट क्या गलती करता है कि अपने कंधे को बिल्कुल नहीं हिलाता। जब वो हिलाता है तो उसको पेन रहता है तो वो अपने कंधे को रेस्ट पे बिल्कुल ले आता है, यानी कि कंधे के से कोई भी मूवमेंट नहीं करता। इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो शोल्डर की इनएक्टिविटी की वजह से उसकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पेशेंट का फ्रोजन शोल्डर वर्स हो जाता है। तो इसीलिए आपने ये ख्याल करना है कि जब भी किसी को फ्रोजन शोल्डर हो, शोल्डर को बिल्कुल रेस्ट पे भी नहीं लाना चाहिए और शोल्डर की एग्रेसिव मूवमेंट भी नहीं करनी चाहिए। आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर का मसला है तो आप मुझसे भी अपॉइंटमेंट लेके कंसल्टेशन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि जब किसी को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है तो इसकी रिकवरी कब मुमकिन है, यानी कि कितना टाइम लगता है फ्रोजन शोल्डर को रिकवर होने में। तो फ्रोजन शोल्डर की रिकवरी पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है। जिसका फ्रोजन शोल्डर जितना ज़्यादा क्रोनिक होगा उसकी रिकवरी में उतना ही टाइम लगता है। तो इसीलिए जब भी किसी को फ्रोजन शोल्डर हो तो उसे चाहिए कि पेशेंस रखे और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी फिजियोथेरेपी, अपनी एक्सरसाइजेस को करता रहे तो उसका फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फिजियोथेरेपी के किसी भी मसले के तहत मुझे चेक करवाना चाहते हैं तो दिए गए मेरे नंबर पे आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।